हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल फॉर द टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, डेट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब यदि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वहां पर दो पॉइंट्स आते हैं। वन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी। सो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। और उनको सीखने के बाद आप ये क्लियर कर सकते हैं कि यदि आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो तो किसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हाई होगी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, सॉल्वेंट का नेचर पोलर है या फिर नॉन पोलर है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो सॉल्यूशन चैप्टर में, जिसमें कि आपने सीखा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसकी मीनिंग क्या है? मतलब जो सेम नेचर के कंपाउंड्स होंगे वो आपस में सॉल्युबल होते हैं, मिसिबल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपकी बेसिकली सेम प्रॉपर्टीज होंगी तो आप इंटरैक्ट कर सकते हो। सो पॉइंट इज कि यदि सेम नेचर के कंपाउंड्स होते हैं तो वो आपस में अच्छा इंटरैक्शन रखते हैं, और यदि अनलाइक नेचर के हैं, मीन्स एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो उनमें अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है। तो जब सेम नेचर के कंपाउंड्स होंगे तो उनके बीच में फ्रेंडशिप अच्छी होगी, मतलब वो एक दूसरे में सॉल्युबल हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट। आप यहां पर देख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में मैंने सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज, यू कैन सी हियर, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कैसे? मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। क्यों, क्या रीजन है इसमें? बेसिकली यदि किसी भी कंपाउंड का मोलर मास इंक्रीज करता है तो इन दैट कंडीशन जो इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ होती है, सपोज दैट कोई कंपाउंड पोलर है लेकिन इसके साथ ही साथ उसका मोलर मास भी हाई है, सो इन दैट केस जो पोलर पोलर इंटरेक्शन होगा पोलर कंपाउंड में वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा यदि उसका मोलर मास हाई है। यदि मोलर मास लो है तो उसमें इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी सी लो होगी। इट मीन्स व्हाट? यदि मोलर मास किसी भी कंपाउंड का इंक्रीज करता है तो उसमें जो अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ थी वो भी इंक्रीज होती है, और जब अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो कहानी बॉइलिंग पॉइंट के सपोर्ट में चली जाएगी। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एज मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज वॉन डर वाल्स इंटरेक्शंस। वॉन डर वाल्स इंटरेक्शंस क्या होते हैं? तो वॉन डर वाल्स इंटरेक्शंस की मैं बात करूं तो इसमें पोलर पोलर इंटरेक्शन भी आ जाते हैं, इसमें इवन की हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, इसमें नॉन पोलर इंटरेक्शन भी आ जाते हैं। तो इन तीनों ही टाइप के इंटरेक्शन का जो समअप है, इन सारी इंटरेक्शंस को हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं? वॉन डर वाल्स इंटरेक्शंस। तो जैसे जैसे कंपाउंड का मोलर मास इंक्रीज करता है तो वॉन डर वाल्स इंटरेक्शंस इंक्रीज करते हैं। वजह यही है कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। ओवरऑल मीनिंग इज दैट मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हो तो किस बात का आपको ध्यान रखना होता है?
जैसा कि मैंने समझाया कि मोलर मास भी बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि दो डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो उनके मोलर मास नियरली सेम होनी चाहिए, नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली सेम होने चाहिए। क्योंकि जब तक कि दो कंपाउंड के मोलर मास नियरली सेम नहीं होंगे तब तक आप मोलर मास फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको नेग्लिजिबल नहीं ले सकते हो। और यदि मोलर मास नियरली सेम है तो फर्स्ट फैक्टर को आप इग्नोर कर सकते हो एंड फिर आप सेकंड फैक्टर पे चले जाओगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इट मीन्स वी कैन ओनली कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नियरली सेम मोलर मास, क्योंकि डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने जो पढ़ रखा है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन एल्काइल हैलाइड में नहीं। इसका मतलब है अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे। तो ये जो डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें अलग अलग टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि यदि दो कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को हमें कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें मोलर मास फैक्टर को दोनों के लिए नियरली सेम लेना होगा, मतलब उनके मोलर मास नियरली सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से मोलर मास किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। तो अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो कि सेकेंड फैक्टर है जिसको आप मेनली कंसीडर करते हो, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पे आप देख सकते हो, आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी भी कंपाउंड का किस चीज पे डिपेंडेंट है। एक चीज ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक आइडिया है व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन गिवन क्लास ऑफ कंपाउंड। मतलब जो भी आपने कंपाउंड लिया, चाहे आप एल्केन लें, एल्काइल हैलाइड लें, कुछ भी लें, नो प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल, मतलब किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करती हैं। बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है, वीकली पोलर है, हाईली पोलर है, इन सब बातों पे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं। तो आओ पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में अपनी बाउंड्री रखते हैं, बियॉन्ड इस बाउंड्री हम नहीं जाते हैं। तो आओ सीखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आई थिंक कंपेयर करते टाइम पे आप पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को क्यों कंसीडर करते हो। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड plays very important role when you want to predict like strength of intermolecular force. So see here, second factor which can affect the boiling point of compound, that is the intermolecular force. इसमें different टाइप के forces आ सकते हैं, जैसे कि polar interaction, नॉन पोलर इंटरेक्शन। पोलर इंटरेक्शन का है स्पेशल केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपाउंड में किस टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट है उसको जज करने के लिए हमें यह देखना होगा कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। और इसमें भी मैं आपको स्ट्रेंथ बताना चाहूँ कि किस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो यू कैन सी हियर, ऑलवेज रिमेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। देन फिर नॉर्मल पोलर इंटरेक्शन, देन उसके बाद नॉन पोलर इंटरेक्शन आता है। नॉन पोलर इंटरेक्शन ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ की ऑर्डर। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर पोलर इंटरेक्शन, देन नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि अमाइंस पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसके लिए आप बेसिकली इस बॉन्ड को या किसी भी टाइप के बॉन्ड को कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करूं तो यू नो नाइट्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। जैसे इस तरीके का कोई बॉन्ड होता है HF, सो फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इस वजह से इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड में शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है। दिस इज स्मॉल डेल्टा, जिसकी मीनिंग होती है कि स्लाइट कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जब किसी बॉन्ड में पोलराइजेशन होती है, चार्ज की सेपरेशन होती है, तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। आप बोल सकते हो दिस वन इज पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, और ये बनाएगा किसी भी कंपाउंड को पोलर। इसका मतलब है कि यदि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन विल कैरी स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल कैरी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से NH बॉन्ड पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 NH बॉन्ड है। अलॉन्ग विद दिस पोलर बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड भी पोलर हो सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से हाई होती है। सो पॉइंट इज यहाँ पे बॉन्ड्स पोलर हैं, इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि अमाइन इज पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड। और यदि पोलर कंपाउंड में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पोलर पोलर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो स्पेशल नेम दे देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमाइन पोलर कंपाउंड है। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम भी है, हाइड्रोजन एटम भी हैं जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है। इसका मतलब है अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करती हैं। तो अमाइंस आर पोलर कंपाउंड और वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। यू कैन सी हियर अमाइंस आर पोलर कंपाउंड्स एंड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस इज हायर देन करेस्पॉन्डिंग। ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ करते हो जब 2 डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपेयर करते हो विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? करेस्पॉन्डिंग की मीनिंग है कि आप जो 2 भी कंपाउंड ले रहे हो उनके मोलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। उसका रीज़न क्या है? आपने पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड्स में ओनली पोलर पोलर इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन अमाइन में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर भी करूंगा कि किस तरीके से अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल इंडिकेशन मिल गई कि अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से अमाइंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एल्काइल हैलाइड से स्ट्रांग होंगे। शायद यही वजह है कि अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड से हाई हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि अमाइंस में बेसिकली कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो यू कैन सी हियर, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि कौन सी प्राइमरी अमाइन होती है, कौन सी सेकेंडरी अमाइन होती है, कौन सी टर्शियरी अमाइन होती है। तो सिंपल आइडिया मैं देना चाहूंगा, यदि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन एटम से अटैच होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, नो मैटर, आर इज एनी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, और नाइट्रोजन की रिमेनिंग वैलेंसीज यदि हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती हैं तो इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, जिसको 1 डिग्री अमाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद की कहानी, यदि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच होते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके की अमाइन को हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। और यदि नाइट्रोजन एटम से तीनों ही ग्रुप्स अटैच हों, मींस एल्काइल या एराइल ग्रुप, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच नहीं होता है, तो उसको हम टर्शियरी अमाइन बोल देते हैं। ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कि विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी एंड विच वन इज टर्शियरी अमाइन। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो लेट अस सी हियर, लाइक यदि मैं इस अमाइन की बात करूं, दिस अमाइन, तो यहां पर नाइट्रोजन एटम से एक आर ग्रुप अटैच है और रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम अटैच थे, ये और ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जो डॉट से अटैच किया गया है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है जो इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन से केवल एक एल्काइल ग्रुप ही अटैच था। अब प्राइमरी अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन भी थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये अमाइन करती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो उसके 3 सेंटर्स होते हैं।
टू सेंटर्स आर हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि यदि आप पोलैरिटी को देखो तो हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि आप दूसरे मॉलिक्यूल में सेम पोलैरिटी करते हो तो हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, अगेन यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। और इस यूनिवर्स का बेसिक लॉ है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे ही दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस नाइट्रोजन सेंटर दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन सेंटर से अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि अनलाइक चार्जेस वो कैरी कर रहे थे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन जाता है H बॉन्ड। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम प्राइमरी अमाइन का मतलब एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर दो हाइड्रोजन एटम भी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। मतलब प्राइमरी अमाइन का हर एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। मींस हर एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन में क्या केस चल रहा है। तो दिस वन इज बेसिकली सेकेंडरी अमाइन, ये 2 डिग्री की अमाइन है। रीजन इज दैट यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं और केवल एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। तो ये हाइड्रोजन सेंटर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जो कि ये मॉलिक्यूल है। फिर नाइट्रोजन सेंटर दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन सेंटर से बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे कर रहा है मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल में डिटेल में बता दिया कि अनलाइक चार्जेस वो कैरी करती है, इस वजह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। एंड तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हर एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो सेकेंडरी अमाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है पर मॉलिक्यूल। अब यदि हम इस अमाइन की बात करें जिसमें कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, इसका मतलब है कि ये एक टर्शियरी अमाइन है। और टर्शियरी अमाइन में कोई भी ऐसा हाइड्रोजन एटम नहीं है जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से अटैच हो। एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये कंडीशन है कि आप जो भी हाइड्रोजन एटम लेते हो वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी आएगी, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब है यदि टर्शियरी अमाइन में डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम से अटैच नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं आ सकता। तो ऑलवेज रिमेंबर टर्शियरी अमाइन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड खुद में, ये दूसरे के साथ, जैसे कि आप किसी चीज में डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं, लेकिन ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती हैं। It means overall conclusion is here कि प्राइमरी अमाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाती है, सेकेंडरी अमाइन 2 बनाती है और टर्शियरी अमाइन कुछ भी या किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड सेम टाइप के मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना रही है। और बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है यदि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। फर्स्ट वन इज like strength of hydrogen bond and second one is number of hydrogen bond। शायद आपको याद हो कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रांग है, इसके साथ ही साथ हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही तो वजह है कि वाटर लिक्विड है, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड ना होती वाटर में तो ये दुनिया भी ना होती, क्योंकि वाटर लिक्विड ना होता तो हम पीते क्या, ये दुनिया भी एग्जिस्ट ना करती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, इसी वजह से हमारी जिंदगी है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन यू कैन से आवर लाइफ। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ होगी। तो आप सिंपली यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्राइमरी अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, देन सेकेंडरी अमाइन में उससे वीक और टर्शियरी अमाइन में सबसे वीक। तो आपसे मैं क्वेश्चन दूं तो आप भी बहुत इजीली बता दोगे, क्योंकि 9th में मैडम ने बता दिया था कि
जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग लाइक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही हाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो जो कि बोर्ड एग्जाम में भी फ्रिक्वेंटली आता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको जस्ट यहाँ पे ये चेक करना है कि जो भी अमाइंस दे रखी हूँ कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है, क्योंकि ये मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट अमाइंस, जिसको मैंने पहले ही क्लियरली समझा दिया कि प्राइमरी अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि पर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो प्राइमरी अमाइन की हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी अमाइन एंड सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शियरी अमाइन का। रीजन भी मैंने प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रखा है, एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, दस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रखा है, इथेन अमाइन एंड एन मिथाइल मीथेन अमाइन। तो इसके लिए आप दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, देन यू कम टू नो विच वन इज प्राइमरी अमाइन एंड विच वन इज सेकेंडरी अमाइन। तो इथेन अमाइन, एथ मतलब मेन चेन में 2 कार्बन है, CH3 CH2, कोई भी प्रफिक्स यहाँ पे नहीं अटैच है, इसका मतलब है आप डायरेक्टली NH2 बना सकते हो। सो दिस इज इथेन अमाइन, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो कि एक ही एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, नो मैटर हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप, बट ये एक वैलेंसी को केवल सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी अमाइन है। अब एन मिथाइल मीथेन अमाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। सो एन मिथाइल मीथेन अमाइन मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मीथेन अमाइन मतलब मेन चेन में भी एक ही कार्बन है, तो मैं मिथाइल ग्रुप फिर से अटैच कर दूंगा क्योंकि मेन चेन में भी एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन जो कि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये बन चुका है एन मिथाइल मीथेन अमाइन। इसके डिग्री को क्लियर करें आप, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, इसका सीधा सा मतलब है, सीधी सी कहानी है कि ये सेकेंडरी अमाइन है और इसका मतलब है कि इथेन अमाइन बीइंग अ प्राइमरी अमाइन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन मिथाइल मीथेन अमाइन व्हिच इज द सेकेंडरी अमाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 अमाइंस जस्ट चेकिंग बाय प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इसको क्लियर करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें किस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करना है, मतलब देखना है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है और किसमें वीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड इज पेंटेन अमाइन। आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ताकि क्लियरली समझ आए कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है। तो पेंटेन अमाइन मतलब यहाँ पर मेन चेन में 5 कार्बन है, तो मैंने 5 कार्बन की चेन यहाँ पर बना दी, CH3 CH2 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 एंड CH2, ये 5 कार्बन की चेन हो गई और यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप भी अटैच कर दिया। नाउ कंपाउंड बी, पहले 1 बाय 1 ये भी चेक करते रहे कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। तो मैंने क्या बताया, नो मैटर हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप, ये केवल एक ही वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, शायद वजह यही है कि ये एक प्राइमरी अमाइन है। नाउ कंपाउंड बी, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। एन इथाइल एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन से एक इथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो मैंने एक इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो मैंने मिथाइल ग्रुप भी अटैच कर दिया। और इथेन अमाइन मतलब मेन चेन में 2 कार्बन है, एथ आया हुआ है, तो CH2 CH3। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप 1 2 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये एक टर्शियरी अमाइन हो जाएगी। टर्शियरी अमाइन, अमाइन प्रॉपर्ली लिख लेना आप, टर्शियरी अमाइन। कंपाउंड सी की बात करें तो एन इथाइल मतलब नाइट्रोजन एटम से एक इथाइल ग्रुप अटैच है, तो अटैच कर दिया मैंने। प्रोपेन अमाइन, प्रोप मतलब यहाँ पर
3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं आपकी मेन चेन में और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। तो ये हो गया एन इथाइल प्रोपेन अमाइन, जो कि आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी अमाइन है, कि 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं नाइट्रोजन एटम से। तो ये आपकी सेकेंडरी अमाइन हो गई। यदि हम फोर्थ कंपाउंड को देखें, सो दिस इज द पेंटेनॉल। पेंटेनॉल मतलब दिस इज बेसिकली अल्कोहल। तो ये अलग क्लास का कंपाउंड हो गया। तो पहले हम क्या करें, ए बी सी में कंपेयर कर लेते हैं और फिर अल्कोहल और अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर लेंगे। चलो और सीखते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और देन टर्शियरी। इट मीन्स यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बीपीटी ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बीपीटी ऑर्डर। सो यहाँ पर ए का बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक सी से हाई हो जाएगा और सी का बॉइलिंग पॉइंट बी से हाई हो जाएगा, क्योंकि बी इज टर्शियरी अमाइन, उसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। फिर आपको कंपेयर करना है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या अमाइन का। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहां पे OH बॉन्ड होता है, सी हियर केयरफुली, और अमाइन में NH हाइड्रोजन बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा दो एटम में, चार्ज की सेपरेशन उतनी ही ज्यादा होगी, और चार्ज की सेपरेशन हाई होगी तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो आंसर आपके पास है, जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से हाई है, इसका मतलब है OH बॉन्ड में जो चार्ज की सेपरेशन है वो ज्यादा होगी, NH बॉन्ड में चार्ज की सेपरेशन कम होगी। इट मीन्स अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इट वुड बी स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अमाइन। सीधा सा मतलब क्या है कि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग एंड अमाइन में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक। दैट्स व्हाई व्हाट अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से हाई होगा। मीन्स डी विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, डी विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। सो डी will have highest, then A, then C and then B. So this is the basic idea about the you can say boiling point, what kind of questions are basically asked in your exam, how you can solve that problems. That is the complete idea in this lecture. तो आपने बहुत ही क्लियर वे से सीख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज की क्लास में मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यदि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपने को फोकस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इज, यहां पर तो डायरेक्टली अमाइंस के लिए फोकस कर रखा है, बट मैं आपको सॉल्युबिलिटी के भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। आपने सीखा है कि जो सेम नेचर के कंपाउंड होते हैं वो आपस में डिसॉल्व होते हैं, वो आपस में डिसॉल्व होते हैं, मतलब पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा होगा वो इस तरीके के कंपाउंड में डिसॉल्व होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा हो, एंड जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बीच कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि कोई भी कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि इसको डेली लाइफ में आप देखते हो, कोई सॉल्ट वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, कोई सॉल्ट हाईली सॉल्युबल होता है। इट मींस सॉल्युबिलिटी इज रिलेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है या नहीं है, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है और कौन सा कंपाउंड कम सॉल्युबल है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये आप बोल सकते हो, बट कोई साफ बाउंड्री आप नहीं बना सकते हो कि ये कंपाउंड सॉल्युबल होगा और ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, सो जो सेम नेचर के कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जो अनलाइक नेचर के कंपाउंड्स होंगे, मतलब एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब हम डायरेक्टली इस चीज को फोकस करने वाले हैं अमाइंस में। सो अमाइंस में आपने सीखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ पॉइंट इज
और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं इस सेक्शन में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन इन वाटर। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में इस लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मैं अपनी बाउंड्री को बनाना चाहता हूँ कि वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। और यू नो वाटर इज हाईली पोलर कंपाउंड विच फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अमाइन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं। इनकी दोस्ती तो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि सेम नेचर के हैं। इसी वजह से अमाइंस आर हाईली पोलर कंपाउंड इन वाटर, क्योंकि अमाइंस भी हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगी और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। जैसे ही इन दोनों को मिक्स करोगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेंगी। वजह यही है कि बेसिकली कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। नाउ पॉइंट इज, मैं एक प्रीवियस स्लाइड में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां पर ये देख सकते हो कि एक अमाइन मॉलिक्यूल वाटर के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो यू कैन सी हियर कि यहां पर ये अमाइन मॉलिक्यूल थी, दिस वन इज अमाइन मॉलिक्यूल, एंड अभी मैंने जो समझाया था कि नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है, इस तरीके से। एंड वाटर में ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अमाइन से इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। इट मीन्स जब आप अमाइन को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं, इस वजह से हाईली सॉल्युबल है। तो इसको मैं फिगर के थ्रू क्लियरली समझाना चाह रहा था। तो दिस इज हाउ अमाइन मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, एंड कंक्लूजन इज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन अमाइंस आर हाईली सॉल्युबल। अब हम बात करेंगे कि कौन सी अमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए और कौन सी अमाइन वाटर में, स्पेशली वाटर में कम सॉल्युबल होनी चाहिए। तो यू कैन सी हियर कि जो अमाइन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगली बनाएगी वो अमाइन वाटर में भी सॉल्युबल होगी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज मोर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे पर मॉलिक्यूल, वो अमाइन उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबल होगी। आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ चुके हो, तो प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, इस वजह से वो वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी। देन सेकेंडरी अमाइन एंड tertiary amine will be least soluble. So this is the basically order of solubility of amines, particularly in water, not for other kind of solvent. Suppose that for example ethane amine, this is you can say a wrong IUPAC nomenclature, there will be no E. So ethane amine is more soluble in water than N-methyl methane amine. तो इसको क्लियर करते हैं। ईथेन अमाइन is CH3CH2 NH2 and N-methyl methane amine is basically N-methyl means methyl group is attached and methane amine CH3. So you can see here this is primary amine because only one alkyl group is attached to nitrogen atom, and this is secondary amine because two alkyl groups are attached, and that's why you can say ethane amine being a primary amine will be more soluble in water than N-methyl methane amine which is a secondary amine. Okay, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो मैं अमाइंस के बारे में कंप्लीट कर चुका हूं, नो डाउट, बट सॉल्युबिलिटी को और भी मैं एक एक्सटेंशन देना चाहता हूं, छोटा सा एक्सटेंशन, इसको क्लियरली आप समझें कि हाउ नॉन पोलर पार्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल प्रेडिक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड इन अ गिवन सॉल्वेंट। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी? एज नॉन पोलर पार्ट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट। मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना चाहूँगा, जैसे कि अमाइंस मैं ले लेता हूँ। सो अमाइन इज सपोज दैट अमाइन कंटेन्स दिस काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप CH3, CH2, CH2 एंड NH2। तो पोलैरिटी बेसिकली इस पार्ट में आ रही थी। सो दिस वन इज पोलर पार्ट और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स ये एल्काइल ग्रुप है जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है। अब आप ही बताएं कि यदि यहाँ पे वाटर इससे दोस्ती करने आता है
तो इस मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि ये पोलर है वाटर, तो ये पोलर पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर पार्ट तो अपोजिट नेचर को हो गया, और ये नॉन पोलर पार्ट इससे दूर जाना चाहता है। यहां पर क्या होगी? रिपल्सन। यहां पर होगी रिपल्सन और यहां पर होगी अट्रैक्शन, क्योंकि सेम नेचर के हैं। मतलब एक ही घर में दो टाइप के पर्सन, एक बोल रहा है आ जाओ, अट्रैक्ट कर रहा हूं, और दूसरा रिपेल कर रहा है। कंपटीशन चल रहा है, एक घर में दो टाइप के लोग, और नेक्स्ट पर्सन आउटसाइडर है, और आउटसाइडर को एक पर्सन कह रहा है आ जाओ घर में, दूसरा पर्सन कर रहा है नहीं आना है, तो जो डोमिनेंट होगा उसी का काम चलेगा। तो पॉइंट इज, नॉन पोलर पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स वाटर हेटिंग पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट इज वाटर रिपेलिंग पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट इज वाटर लविंग पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट इज वाटर लविंग पार्ट। तो इसका मतलब हुआ कि जब पोलर पार्ट किसी भी मॉलिक्यूल में इंक्रीज करता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि वो डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन यदि हाइड्रोफोबिक पार्ट किसी भी कंपाउंड में इंक्रीज करेगा तो बेसिकली उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूं, एक है CH3NH2 अमाइन, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, एंड सेकेंड वन इज CH3CH2NH2। भाई दोनों ही अमाइन प्राइमरी है, नो डाउट, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी अमाइन है। लेकिन यदि हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर केवल मिथाइल ग्रुप एज हाइड्रोफोबिक चेन प्रेजेंट है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन जब इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज कर रही है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर को ज्यादा रिपेल करेगा। इसका मतलब है इन दोनों अमाइन की यदि हमें सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना हो तो फर्स्ट वन विल बी मोर सॉल्युबल, क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, और सेकेंड वन विल बी लेस सॉल्युबल, क्योंकि उसके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है, वो वाटर को रिपेल करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो भी अल्काइल ग्रुप अमाइंस में प्रेजेंट होती हैं उसके थ्रू भी आप अमाइन की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और ये कॉन्सेप्ट हर एक ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज करती है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, यदि पोलर पार्ट इंक्रीज करेगा तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। चलो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। Propanamine is, you can draw the structure, propanamine is primary amine, ये primary amine है। N-methyl ethanamine, तो N-methyl ग्रुप अटैच है, और ethanamine इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी अमाइन है। Methanamine, as I told, this is also primary amine। N, dimethyl methanamine, N, dimethyl मतलब N से दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, CH3 और मीथेनामाइन मतलब इस तरीके की अमाइन है जो कि एक टर्शियरी अमाइन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि A विल बी मोर सॉल्युबल देन B एंड इट विल बी मोर सॉल्युबल देन व्हाट, D। बट व्हाट अबाउट C? C has less number of carbon atom in hydrophobic chain because methanamine is CH3NH2, but propanamine में 3 कार्बन होंगे तो उसकी solubility कम हो जाएगी, means C will be most soluble। कुछ इस तरीके से आप अमाइंस की solubility को जस्ट वाटर की मैं बात कर रहा हूँ वाटर में कंपेयर कर सकते हो। So this is all about the basic concept of boiling point and solubility. I considered basically important varieties of questions in this section या in this lecture which are asked in your board exam as well as in competitive exam। और इस बेसिक आइडिया से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग सब पार्ट के साथ मिलते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक का सेक्शन भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक का सेक्शन भी हो सकता है, या फिर फिजिकल